हेलो बच्चों, आज तो लाइव क्लास नहीं हो पाई। इतना ख़राब नेटवर्क है कि 0.1 0.2 kbps की स्पीड आ रही, 0.0 kbps की। तो चलो कोई बात नहीं, आज फिर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि आगे नेटवर्क का क्या हो सकता है। कोशिश करूँगा भाई ब्रॉडबैंड वाला अगर सही से मिल जाता है तो उसी को लगा लेंगे ना। तो अब आज हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, जो कि आज हम लोगों को यही पढ़ना था। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर्स होते हैं इन विच चार्जेस कैन इंड्यूस्ड, चार्ज जिसमें इंड्यूस्ड हो सकता है, जैसे ऑयल है ना, एयर, वाटर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मतलब कि अगर वाटर की हम बात करें कि प्योरली कंडक्टर है तो ऐसा नहीं। जैसे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मतलब दो प्लेट्स के बीच में फिल करेंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। अब चार्जेस जो इंड्यूस्ड होते हैं वो पूरी तरीके से इंड्यूस्ड नहीं होंगे, है ना। अब जैसे केवल इंसुलेटर होता जैसे वुड, तो वुड में चार्ज इंड्यूस्ड होने का कोई चांस ही नहीं। तो ऐसे मटेरियल जनरली डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होती हैं जिनमें चार्जेस इंड्यूस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने टाइप के होते हैं तो मैं बात करूंगा। तो पहले तो ये पोलर, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और नंबर 2 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स से। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ये वो मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स डेवलप होते हैं, डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल HCl। जब HCl लोगे तो क्या होगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे एक डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा एक लिख सकते हैं H2O। अगर H2O की बात करोगे तो ये रहा O, ये है H, ये है H, यहाँ प्लस, यहाँ दो माइनस, तो एक इधर और एक इधर, तो नेट डाइपोल मूवमेंट किधर, इधर आ गया। तो यानी जिनमें एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा वो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। या एक इसकी हम लोग डेफिनेशन पे जा सकते हैं कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। कि अब जैसे देखो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे सेंटर ऑफ नेगेटिव यहां पे हो गया, सेंटर ऑफ पॉजिटिव यहां पे है और यहां पे है। तो जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट में कॉन्साइड करते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे CH4, ठीक है ना। तो CH4 लेने जाएंगे तो क्या होगा, CH, देखो ये आया जैसे। तो अगर मान लो हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें भी तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव आएगा, तो यहीं पे सेंटर ऑफ नेगेटिव भी होगा और इन चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, वो भी यहीं पे होगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह से Cl2 में क्या होगा, ठीक है, ये एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले भी लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी, तो क्या होगा, उनका सेंटर वहीं पे कॉन्साइड करने वाला है। तो जितने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं अप्रॉक्स, चाहे वो N2 हो, O2 हो, ठीक है ना,
और CH4 हो, ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सब कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाएगा। यहाँ पे पोल्स अलग अलग डेवलप नहीं हो पाएंगे, डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, ये कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। और जिनमें पोल्स अलग अलग होंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे, उनमें एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, तो वो कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या फर्क होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या फर्क होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स है ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि अगर कहीं पे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को रखा तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो बहुत सारे, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अपना खुद का डाइपोल मूवमेंट होगा। खुद का डाइपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो कर दें हम, ठीक है ना, पहला केस क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसा होगा। तो बेटा इंडिविजुअल जो भी होंगे वो माइनस प्लस अपना जैसा भी उनका मन होगा वैसे सेट कर लेंगे, ठीक है ना, जैसा उनका मन होगा वैसे प्लस माइनस सेट कर लेंगे, क्योंकि इस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट इधर, यहाँ पे इसका इधर, यहाँ पे इसका इधर, आप देख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो सब इस तरह से अपने डाइपोल मोमेंट सेट कर लिए। तो हम लोग क्या खास बात देखने वाले हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पे कितना होने वाला है, वेक्टर सम ऑफ ऑल, वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट्स, जो कि कितना हो जाएगा, वेक्टर सम है, इसलिए पी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये खास बात याद रखना है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। क्या खास बात, पहली बात कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मूवमेंट, ठीक, बट कलेक्टिवली डाइपोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज 0, ठीक है ना, इन द absence of external electric field, external electric field, ये चीज। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल तो डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं से कैंसिल कर देंगे। देखो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, इधर से ये इधर आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह बहुत सारी जितने भी हैं, क्योंकि एक दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पूरे मटेरियल में, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता हूं तो क्या होगा, ठीक। तो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारा मटेरियल रखा हुआ है, ये हमारा मटेरियल रखा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी तो डेफिनेटली यहाँ पे बाहर वाला पॉजिटिव होगा और यहाँ पे बाहर वाला नेगेटिव होगा, ठीक। तो जब ऐसा हुआ तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव हैं वो सब इधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो जैसे ये ऐसे था तो ये अब देखो ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, अपनी ही जगह में कुछ ऐसे सेट हो जाएंगे कि सभी मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो भाई ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये देखिए। तो अब क्या हुआ, यहां पे सबके डाइपोल मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं पी नेट वो 0 तो नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका सम इसका सम इसका सम सबका सम कुछ ना कुछ रिजल्टेंट देगा। तो यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस
ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट। ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, आ गई बात समझ में। अब जरा एक बात और ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है। अब इनकी खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो कि डायरेक्शन किधर देगा, इधर देगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो कुछ ना कुछ क्या होगी, ओरिजिनल से कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलाम था तो 3 भी अगर डेवलप कर लेंगे तो अंदर जो रिजल्टेंट होगी 7 अभी भी ओरिजिनल डायरेक्शन में होगी। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के मामले में चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हम लोग बात करते हैं अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन पोलर में देखो पहले क्या होगा, वही पॉजिटिव वही नेगेटिव, वही पॉजिटिव वही नेगेटिव। तो इस समय तो चांस ही नहीं था कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो पाए, मतलब कि पोल्स डेवलप हो पाए, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही है। तो इंडिविजुअल भी इनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव, मतलब डू नॉट हैव, है ना, यहां से हो जाएगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव डाइपोल मूवमेंट। ठीक, अब यहां पे क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास भी नहीं है, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज collectively dipole moment of the material is zero in the absence of external electric field। मतलब इंडिविजुअल भी नहीं था, और जब इंडिविजुअल नहीं है तो अगर आप पी नेट भी निकालोगे तो पी नेट क्या आएगा जरा बताना, 0 + 0 + 0 तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर जैसे ही हम लोग इसको भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भले ही सेंटर एक ही हैं, लेकिन पॉजिटिव हल्का सा शिफ्ट होंगे और नेगेटिव भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह का फिगर वो भी बन जाएगा। ठीक, इसी तरह का फिगर बन जाएगा, पॉजिटिव इस कोने पे और नेगेटिव इस कोने पे आ जाएंगे। सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे भी जो चीज लिखी हुई है ये नॉन पोलर्स के लिए भी क्लियर सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर प्रेजेंट है तो नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स हों और चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोलर्स, नाम से ही क्लियर है, जिसमें पोल्स हैं उसमें भी क्या होगा, उसमें भी नेट 0 होने वाला है, और नॉन पोलर है तो उसमें भी 0 होने वाला है। तो जो हमारा बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, वो दोनों का सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, चाहे वो पोलर हो या ना हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, सॉरी कितना इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे सभी लोग हम लोग बताते हैं के से डिनोट करते हैं, हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक, और क्या ये रेशियो देता है, ये रेशियो हम लोगों को देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ठीक है ना, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। मतलब लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ गलत लिख दिया मैंने यहां पे, ये होगा एयर और ये होगा मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अरे जो आपने वहां पे पढ़ा था परमिटिविटी, क्या होता था परमिटिविटी भाई? जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल परमिटिविटी था, तो एफ जो ER होता था वो क्या होता था? एफ एयर अपॉन एफ मीडियम होता था। तो वही जो ER है, ये मान के चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वही है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वो एक तरीके से सेम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे होने वाला है, कितने चार्जेस डेवलप होंगे या नहीं होंगे, तो अगर हम लोग कोई प्लेट लेते हैं सपोज, ठीक है, इसमें चार्ज हम लोगों ने दिया प्लस सिग्मा, यहाँ दे दिया माइनस सिग्मा, और बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इमर्ज कर दिया कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी K, ठीक है, क्योंकि हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम। तो अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बाहर पहले प्लस सिग्मा था, तो पहले क्या होता, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहले हमारे लिए कह सकते हैं कि पहले बहुत सारी ऐसी फील्ड लाइंस जा रही होंगी, बहुत फील्ड लाइंस थी, देखो भाई, ठीक है, पहले एयर था, पहले क्या था? एयर था, तो आराम से बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करूंगा, देखो इस स्लैब को मैंने इंसर्ट कर दिया, तो प्लस सिग्मा तो ये होगा, ये माइनस सिग्मा होगा। और अब आपने देखा कि क्या होने वाला है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, तो डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस्ड होगा और नेगेटिव इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि प्लस सिग्मा डैश यहाँ हो गया, माइनस सिग्मा डैश यहाँ हो गया। तो अब जो बाहर की ओरिजिनल फील्ड लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाहर तो वैसे ही बनने वाली हैं, बाहर फील्ड लाइंस वैसे ही बनने वाली हैं, ठीक। अंदर क्या होने वाला है? बाहर वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो भी तो अंदर ही जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन ध्यान से सुनना, अब होने क्या वाला है, अंदर वाले चार्जेस की वजह से खुद की फील्ड लाइंस ये अपोज करेगा, खुद की फील्ड लाइंस क्या होने वाला है? अपोज करेगा, लेकिन इतना अपोज नहीं कर पाएगा कि जितना बाहर की फील्ड लाइंस थी। अब जैसे बाहर की फील्ड लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अंदर वाली कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो सिग्मा डैश है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ओरिजिनल से क्या होगा? कम डेवलप होगा। तो अब अंदर का बिहेवियर कैसे होने वाला है कि जो बाहर की अंदर वाली जो ये डेवलप हुई है 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। तो जो ओरिजिनल इफेक्ट आएगा वो ये हो जाएगा, बाहर तो वही फील्ड लाइंस रहेंगी 2 ये देखो बाहर एयर में तो वही रहेंगी, लेकिन अभी देखो 4 फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो इधर की डायरेक्शन में एक्सेस में थी, तो 1 2 3 4। अब कुछ इस तरीके से हमारा फिगर यहाँ पे बन जाएगा कि ये चीज हो गई है, ये डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस आया है। देखो यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम, यानी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होने वाली है? ओरिजिनल से कम ही डेवलप होगी। तो ये देखो सिग्मा डैश जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो हमेशा ओरिजिनल से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। यानी k की वैल्यू कभी भी 1 से कह सकते हैं कि 1 से छोटी होगी ही नहीं, ठीक है ना। ये क्या हो हमेशा जो है 1 से बड़ी वैल्यू देने वाला है। और यहाँ पे जो आपने देखा भी था कि परमिटिविटी एयर के लिए हम लोग ले सकते हैं कितनी? 1 ले रहे थे, 1 ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ठीक है, वैक्यूम के लिए भी हम लोग क्या ले रहे थे? 1 ले रहे थे, ठीक। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैं फिर से आपको एक बिहेवियर बताता हूं
कि किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं और उन अपोजिट चार्जेस की वजह से ऐसी फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं जो ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करती हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है के पे, कि यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड आना है वो डिपेंड करेगा के पे, ठीक है। तो इसीलिए के की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन 1 नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी इससे। अभी मैं रिलेशन डिराइव करूंगा कि क्यों कम होगी, कितनी वैल्यू होगी, ये चीज बताना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये हमेशा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अंदर की फील्ड लाइंस क्या होने वाली हैं, कम डेवलप होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि बाहर से ओरिजिनल जो जा रही थी वो ज्यादा रहेगी। तो अब जब इन्फ्लुएंस इन दोनों का देखा तो अगर 10 फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, 4 इधर जा रही हैं, तो 6 इधर आना चाहिए। तो देखो उसी तरह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब यहाँ पे है ई मीडियम और यहाँ पे है ई एयर, ई एयर अपॉन ई मीडियम, तो के की वैल्यू यहाँ से हमको इसकी मिल जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं जरा आपको यहाँ पे रिलेशन दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा अगर यहाँ पे Q है, तो वो सारी चीजें मैं आपको रिलेशन दिखाता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो जैसे देखो, मान लेते हैं प्लेट का एरिया A है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी पहले, कितनी थी, सिग्मा, और अब सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी थी तो यहाँ हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा डैश डेवलप हुआ और ये प्लस सिग्मा डैश हुआ, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो क्या बची है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बची है वो बची है E। तो हम लोग E जो बचा है ये कैसे बचा हुआ है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हुआ था भाई, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड लाइंस मेरी किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस इधर आ रही थी, तो फिर भी नेट बचा हुआ है। तो ई नेट जो होगा या ई मीडियम कह सकते हैं, वो ई नॉट ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड होना चाहिए, ठीक। अब हम लोगों ने भी फॉर्मूला देखा, ई मीडियम को ई नॉट बाई के लिख सकते हैं, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ई नॉट बाई के, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इधर आया, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, ई नॉट कॉमन आ गया, 1/1 के, और ये ई इंड्यूस्ड। तो अब जरा मुझे बताओ बेटा कि अगर कोई प्लेट होती है तो प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेना। तो यहाँ तो देखो इंड्यूस्ड है तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। और सिग्मा डैश बोले तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं क्यू डैश, तो क्यू डैश और एरिया पूरे का था ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। क्यू डैश बाई ए इज इक्वल टू क्यू 1 ये देखो ए से ए कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ हमारा, फॉर्मूला यहां से आ गया क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1/1/k। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक। अब k की वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं होती है, बड़ी ही होगी। तो जरा बताओ, अगर सपोज 2 ले लिया तो 1 - 1/2 कितना आया, q डैश इज इक्वल टू q/2। तो जरा बताओ, ओरिजिनल चार्ज अगर q था तो अब q डैश कितना डेवलप होगा, आधा चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये q डैश की वैल्यू किसी भी कीमत में q से बड़ी तो होने वाली है ही नहीं। ये जो डैश इंड्यूस्ड हुए हैं ये ओरिजिनल से क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है, ठीक है। अब कहोगे सर मैक्सिमम q डैश कितना हो सकता है, तो बेटा एक बात बता दूं, मेटल के लिए k की वैल्यू, फॉर मेटल
मेटल्स, के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। 1/∞ हो जाएगा 0 और q डैश इज इक्वल टू आएगा q। याद करो हम लोग क्या करते थे कि जैसे ये कोई कंडक्टर लिया जिसमें चार्ज प्लस q दिया, इसके ऊपर कंडक्टर आ जाता था तो ये माइनस q पूरा का पूरा इधर आ जाता था और यही माइनस q उठ करके प्लस q हो जाता था। बोलो होता था कि नहीं होता था? तो इंडक्शन फिनोमिना जब मेटल्स में होता है तो पूरा का पूरा चार्ज इंड्यूस्ड करवा देते हैं। देखो क्योंकि मेटल के लिए k की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है और किसी भी मीडियम के लिए k की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि 1 से बड़ी होगी, तो k डैश जो या q डैश आएगा वो ओरिजिनल चार्ज से कम ही होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब ये आ गया, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखो अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन various factors when it is inserted between parallel plate capacitors। ठीक है, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इमर्ज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो वो चीज देखना है। ठीक, तो दो केस हैं इसके भाई साहब। कौन कौन से? पहला केस व्हेन इज रिमूव्ड। ठीक है, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक, और दूसरा केस है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक, तो जब ये हुआ तो कैसे करेंगे? तो देखो भाई, जैसे ये कोई चार्ज कैपेसिटर था, ठीक है ना, और आपने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेकर के आ गए हो। ठीक है, और बैटरी इज रिमूव्ड, मतलब पहले यहाँ पे कोई जो सोर्स V वोल्ट लग रहा था और यहाँ पे अब ये जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी इसमें कितना वोल्ट V सेटअप था और आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो अब कितना हो गया? पोटेंशियल अब हो गया, पोटेंशियल हो गया V डैश। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे, अभी सारी चीज़ों की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या है? बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। यहाँ पे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। तो मैं यहाँ पे जो बात करता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं। नंबर 1, पहले तो पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0। ठीक है, अब आ जाएगा मीडियम वाला, तो मीडियम वाला आ जाएगा EM, जो कि हो जाएगा E0/K। तो बेटा देखो, अगर K की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव है तो E मीडियम क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक, डिस्कनेक्ट हो गई है, आपने इस चीज को डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इमर्ज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा है पोटेंशियल। तो V डैश, अब जब नया पोटेंशियल जो आएगा वो क्या होगा भाई? देखो V इज इक्वल टू होता है E इंटू D। तो अगर इसके डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होने वाला है? डिक्रीज करने वाला है। ठीक, चार्ज, अब किसकी बात करते हैं? चार्ज। तो बेटा जरा मुझे बताओ कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई उस समय उसने Q चार्ज दे दिया था, तो अब प्लेट्स में कोई चार्ज चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला, क्योंकि प्लेट में चार्ज तो तभी चेंज होगा जब कोई
या तो बैटरी से और चार्ज आ रहा हो या तो बैटरी चार्ज ले रहा हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से हम लोग लिख सकते हैं जो Q डैश होगा वो Q के बराबर चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, ये बात आ गई। अब तीन प्रॉपर्टी तो मैंने देख ली। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, और Q जो चार्ज है वो रिमेन्स सेम रहेगा। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस तो बेटा ये बताओ, एयर में जो था फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था फॉर एयर, एयर में यही तो था। लेकिन फॉर मीडियम क्या होने वाला है, मीडियम अगर है तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है ना, लो ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C। बोलो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। और एनर्जी की अब बात करें, किसकी, एनर्जी की। एनर्जी की अगर बात करेंगे कि एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, तो U भैया होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C। Q चार्ज कांस्टेंट, C बढ़ेगा तो U की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी U डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि देखो अगर ये K टाइम्स बढ़ा तो मतलब ये हो जाएगा U बाई K, जो हमारी एनर्जी है उस पूरे कैपेसिटर की वो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको इसको अब फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार में सारे पॉइंट्स लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार में सारे पॉइंट्स इसके लिख देता हूं। नंबर 1 कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C होगा, इंक्रीज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वो E डैश जो होगा वो E बाई K हो जाएगा, मतलब डिक्रीज। तीसरा पोटेंशियल, तो V डैश इज इक्वल टू V बाई K, बोले तो डिक्रीज। चौथा चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक, और पांचवा एनर्जी क्या है, एनर्जी U डैश इज इक्वल टू U बाई K, डिक्रीज। ठीक, तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। ये कब की बात है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इमर्ज किया था हम लोगों ने कैपेसिटर में, और उसके साथ साथ उसमें देखा कि बैटरी को रिमूव कर दिया गया था। जब हम लोगों ने स्लैब डाला तो बैटरी रिमूव्ड थी। अब बात करते हैं कि अगर बैटरी हमारे लिए कनेक्टेड है तो बेटा सबसे पहली बात देखो, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V लगातार मेंटेन होगा। तो नंबर 1 बात, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। क्योंकि जरा ये बताओ, बैटरी अगर मान लो आपने यहाँ पे लगाया, ये कैपेसिटर था, ये 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, तो ये 20 वोल्ट तो यहाँ पे मेंटेन रहेगा क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है ना लगातार। ठीक है, तो अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है तो वो 20 वोल्ट मेंटेन रहेगा, इसलिए पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, भाई फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो अगर V सेम D सेम तो E को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं चार्जेस की। हाँ, अब देखो बेटा चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक, देखो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना चाहता है, कम करना चाहता है, और किया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया था, लेकिन पोटेंशियल बराबर होने की वजह से उसने और चार्ज दे करके उस फील्ड को भी क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। जैसे ध्यान सुनना, क्या यहाँ पे फिनोमिना हुआ होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पहले 10 फील्ड लाइंस जा रही थी, एग्जाम्पल, ठीक है, 10 फील्ड लाइंस जा रही थी, आपने स्लैब डाला,
3 फील्ड लाइंस कम हो गई, 7 बची थी अंदर, लेकिन पोटेंशियल लगातार सप्लाई बराबर दे रहा है तो उसने और चार्ज दे दिया, तो इतना चार्ज यहाँ और बढ़ गया कि वो जो 3 फील्ड लाइंस कम हुई थी धड़ाक से 3 फील्ड लाइंस और हो गई। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मीडियम ने कम किया था, फिर से उनको बढ़ाया किसने, यहाँ पे एडिशनल आया हुआ चार्ज ने। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो Q डैश होगा वो K टाइम्स Q हो जाएगा, ठीक। और कैपेसिटेंस क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस उस वो तो देखो K टाइम्स इंक्रीज ही होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस से कोई मतलब नहीं है चार्ज और पोटेंशियल से, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, मीडियम, एरिया और डिस्टेंस। एरिया डिस्टेंस सेम थी, मीडियम K टाइम्स हुआ तो इसलिए कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल सेम रहेगा, फॉर्मूला लगाता हूँ U = ½ CV², ठीक है। तो अगर V सेम है, C K टाइम्स बढ़ रहा है, तो U डैश भी क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी इंक्रीज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए, 5 इधर के 5 इधर के, और एक नंबर वाले। 1 नंबर में सीधे तुमसे पूछा जा सकता है कि जब मैंने कोई कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और मैंने उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला, तो जरा मुझे बताओ कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी जब मैंने क्या कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया। तो बात आती बैटरी रिमूव होगी तो क्या खास बात होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। यहां भी कम हुआ था, लेकिन बैटरी लगातार कनेक्ट होने की वजह से एडिशनल चार्ज आ गए, और एडिशनल चार्ज ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट कर दिया। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिमेन्स सेम रहेगी, ठीक है। और बताइए, इसी तरह से सारे चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। अगर इस लेक्चर में या यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या आप कहीं पे भी मैसेज करके चीज़ों को देख। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।